हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉ ऑफ सीज। तो लॉ ऑफ सीज इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, उस पर जंप करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। सो इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमारा क्या डील करता है, क्या लॉ है ये, किस चीज़ को गवर्न करता है। तो सबसे पहली बात, इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज हैं कितनी सारी, हम उन कंट्रीज को स्टेट कहकर रिकॉग्नाइज करते हैं, स्टेट बोलते हैं हम उनको। अब उन स्टेट्स में ही अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उन डिस्प्यूट्स को रेगुलेट किया जाता है थ्रू इंटरनेशनल लॉ। सेकेंड पॉइंट, एक स्टेट है और दूसरी स्टेट का कोई इंडिविजुअल है, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को भी रेगुलेट किया जाएगा थ्रू इंटरनेशनल लॉ। एंड थर्ड पॉइंट, एक तरफ स्टेट है एंड दूसरी तरफ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इनको भी रेगुलेट किया जाता है थ्रू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के ही दो काइंड्स हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि दो स्टेट्स के बीच के जो डिस्प्यूट हैं, या एक तरफ स्टेट है, एक तरफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक तरफ स्टेट है और एक तरफ इंडिविजुअल है, उनके डिस्प्यूट्स को जो रेगुलेट करता है वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। एंड ऑन द अदर्स हैंड जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, वो एक स्टेट के अंदर अगर कोई एक इंडिविजुअल है और दूसरी स्टेट के अंदर कोई इंडिविजुअल है, इन दोनों इंडिविजुअल के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको रेगुलेट करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो ये दोनों ही हमारे सेपरेट हैं, अलग डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसके अंदर ही और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, लॉ ऑफ सीज एंड एक आता है मरी टाइम लॉ, इसको हम एडमिरलिटी लॉ भी बोलते हैं। तो मरी टाइम लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सीज, ये दोनों ही डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं। तो जो एडमिरलिटी लॉ है या मरी टाइम लॉ है, ये गवर्न करता है नॉटिकल इश्यूज को, कि भाई कितना जुरिसडिक्शन आपकी बनती है, कितनी नहीं बनती है, जो भी प्राइम मरीन टाइम डिस्प्यूट्स होते हैं उन सबको डील करता है मरी टाइम लॉ। लेकिन जो लॉ ऑफ सीज है वो बेसिकली डील करता है, डिफाइन करता है कि नेशंस की, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे नेशंस हैं, उनकी इंटरनेशनल लेवल पर ओशन सीज में कितनी राइट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें लॉ ऑफ सीज के अंदर मेंशन करे जाता है। अच्छा, लॉ ऑफ सीज से रिलेटेड एक ट्रीटी है, उस ट्रीटी के अंदर क्या है, कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। वो क्या है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982। 1982 ईयर आपको याद रखना है, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं यूएन क्लॉस। यूएन यूनाइटेड नेशन, सी से हो गया कन्वेंशन, एल से हो गया लॉज, ओ से ऑफ और एस से सीज। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं यूएन क्लॉस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। सी जो है हमें पता है, वहां से हमें कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो 1960s के बाद से टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने लग गई थी, कि हमें पता चलने लग गया था कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इनिशियली रिसोर्सेज की हमारे पास कमी थी, हर स्टेट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती थी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था रिसोर्सेज का। और दो पॉइंट्स आते थे यहाँ पे, एक होता है लैंड लॉक्ड स्टेट्स या लैंड लॉक कंट्रीज, या ऐसे नेशंस जो हर तरफ से लैंड से कवर्ड है, या लैंड उसके आसपास है, जो भी उसकी बाउंड्रीज आती है ना, वहां पर कोई दूसरी लैंड है या कोई दूसरी कंट्री है, मतलब उसके लैंड को टच करता हुआ कोई ओशियन, कोई सी नहीं है, तो वो हो गई लैंड लॉक्ड कंट्री। और एक हो गई पुअर नेशन, जिसके पास इतनी ज्यादा ना टेक्नोलॉजी है ना रिसोर्सेज है कि ताकि वो ओशन से और अदर रिसोर्सेज को ले सके और एक्सट्रैक्ट कर सके। और एक हो गया, एक तरफ बहुत ज्यादा रिच नेशंस हैं, तो रिच नेशंस के पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है, तो वो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे ज्यादा अमाउंट के अंदर ओशन से, और वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे बेसिकली, ज्यादा अगर वो यूज कर रहे हैं अपने लिए ही। सो अब यहाँ पर पुराने टाइम पे जो कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, की बेसिकली कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के लिए, लोगों के लिए ही, तो उनको जैसे भी यूज करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रायरली ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता था। और प्रायर एक और चीज होती थी कि फ्रीडम होता थे हाई सीज के ऊपर, कि कोई भी चला जाए, जो भी रिसोर्सेज आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं। और एक मैक्सिम है जो प्रिवेल करती थी, मेयर लिबरम, जिसका मीनिंग है द सी दैट इज ओपन टू ऑल नेशंस। किसी भी नेशन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई सी है या कोई ओशन है उसको हम बंद कर देंगे
तो हर किसी के लिए ओपन है, आपको अगर कोई भी रिसोर्सेज चाहिए आप जाएं और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए। अच्छा, अब कई सारी कुछ कॉन्फ्रेंसेज हुई थी यूएन क्लॉज की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, इसके ऊपर कई सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई 1973 से 1982 के बीच में, और उसी का रिजल्ट था कि हमने यूएन क्लॉज को पास कर दिया। इसको साइन किया गया था 10 दिसंबर 1982 को एट मॉन्टेगो बे, जमाइका, और इसको इफेक्ट में लाया गया था 16 नवंबर 1993। अब इस कन्वेंशन को इफेक्ट में लाने की भी एक कंडीशन थी कि एक साल के बाद, मतलब 60 सिग्नेटरीज जैसे ही इसको मिल जाएंगे उसके भी एक साल के बाद ये इफेक्ट में आएगा, और आफ्टर 60 कंट्रीज इसी लॉ को एक डोमेस्टिक लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस कन्वेंशन को, किसी भी कन्वेंशन को हम साइन करते हैं तो उस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने डोमेस्टिक लेवल पर, अपने नेशनल लेवल पर भी उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन लॉज को बनाते हैं, कोई ऐसा लॉ जो उससे को कंफर्म करे, उसकी कंफर्मिटी में कोई लॉ बनाते हैं। तो अगर 60 कंट्रीज ऐसा कुछ लॉ बना लेती हैं अपने डोमेस्टिक लेवल पर, इसको साइन कर लेती हैं, उसके एक साल के बाद ये इफेक्ट में आ जाएगा। तो एक तो डेट याद रखनी है आपको, और दूसरा 60th कंट्री वो कौन सी है जिसने इस कन्वेंशन को रेटिफाई करा, तो वो है ग्याना, और 18 नवंबर 1993 को इसको साइन किया गया था। अच्छा, इस पूरे कन्वेंशन के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने एनेक्जर्स हैं, थोड़ा बस जस्ट फैक्ट के तौर पे आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जेनेवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी ये प्रिवेल करता था 1958 से 1960s के बीच में, एंड बेसिकली ये किसका रिजल्ट था कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ सीज की, उसी रिजल्ट के बेसिस पे जेनेवा कन्वेंशन आई थी, एंड बेसिकली अब हमारा प्रिवेल करता है यूएन क्लॉज, क्योंकि इसमें कई सारी कुछ कमियां थी, कमियों को दूर करने के लिए हमें और ज़्यादा कन्वेंशंस की ज़रूरत पड़ रही थी, और ज़्यादा कुछ ऐसे प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ी थी जो और ज़्यादा इफेक्टिव हो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो इसीलिए हमारा आया यूएन क्लॉज। अब यूएन क्लॉज के भी कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कई सारी बॉडीज हैं यूएन क्लॉज की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी, इटलॉज, हम इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। अब यहाँ पर वो सारे मैटर कवर होते हैं जो अग्रीमेंट के थ्रू, मतलब ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिसके अंदर अग्रीमेंट किया हुआ है पार्टीज ने, और अग्रीमेंट के अंदर अगर इटलॉज को जुरिसडिक्शन दी गई है, कन्फर की गई है थ्रू अग्रीमेंट, तो यहाँ पर इटलॉज की जुरिसडिक्शन बन जाएगी उस मैटर के अंदर, एंड वो मैटर इटलॉज ही सुनेगा, इटलॉज ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा और डिसीजन देगा। और सेकेंड, जो यूएन क्लॉज हमने पढ़ा, यूएन क्लॉज की कन्वेंशन के अंदर ही अगर कुछ इस तरीके की जुरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है या डिस्प्यूट्स बताए गए हैं कि ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स तो इटलॉज ही डील करेगी, तो यहाँ पर वो डिस्प्यूट इटलॉज ही डील करेगी। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जुरिसडिक्शन को कन्फर किया गया है, एंड सेकेंडली अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जुरिसडिक्शन को कन्फर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अथॉरिटी आती है ISBA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये क्या करती है, डिटेल्स ऑफ लिमिट्स को बताती है एक तरीके से डिटेल के अंदर कि नेशनल जुरिसडिक्शन उनकी कितनी बनती है, उनका सीबेड कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक स्टेट है, उसका सीबेड कहाँ तक होगा, वो एक स्टेट अपने, अगर ओशियन है उसकी स्टेट के बाउंड्रीज में, तो वो स्टेट उस ओशियन तक कितने लेवल तक या कहाँ तक, कितने डिस्टेंस तक अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको हम बोलते हैं ICLS, एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है 150 नॉटिकल माइल्स तक, और यहाँ पर इस कमीशन को क्या करती हैं, जितनी भी कंट्रीज है ना वो एक रिपोर्ट सबमिट करती हैं, रिपोर्ट में वो बताएंगी कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो उसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी आप एक बियॉन्ड लिमिट तक ही कर सकते हो, तो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ 150 नॉटिकल माइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।